काव्या, आज तो तू बहुत खुश लग रही है। क्या बात है? लगता है आज सूरज से मुलाकात हो चुकी है, नैनों से नैन टकरा चुके हैं। चलो हटो, मैं बात नहीं करूंगी तुम दोनों से। तुम मुझे इस तरह सूरज के नाम से छेड़ा मत करो। इतनी बातें हो ही रही थी कि सामने से हरि काका आते हैं। लड़कियों, अभी तक तुम यहीं हो? शाम होने वाली है, जाओ तीनों घर चली जाओ। और बरखा, तेरी माँ तुझे बुला रही थी। ओहो, पता नहीं हरि काका को क्या हो जाता है, थोड़े समय भी अकेले में बात नहीं करने देते। इतना सुनने के बाद तीनों घर जाने के लिए चल देती हैं। बरखा, वर्षा, तुम दोनों चलो, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। ओहो, अभी भी मेल मिलाप रह गया है तुम दोनों का। कोई बात नहीं, आराम से आ जाना, कोई जल्दी नहीं है। इतना कहने के बाद दोनों अपने घर की ओर चल देती हैं। अरे वर्षा, तू चल, मैं घड़े में पानी भरना तो भूल ही गई। बस 2 मिनट में आती हूँ। मैं भी चलूं तुम्हारे साथ? नहीं, तू चल, मैं अकेले ले आऊंगी। इतना कहने के बाद वर्षा चली जाती है और उधर काव्या और सूरज बातें कर रहे होते हैं। काव्या, तुम कितनी देर कर देती हो मिलने में। मैं कितनी देर से इंतजार कर रहा था। तुम्हें तो पता ही है, तुम्हारे बिना मेरा एक एक पल कितना कठिन हो जाता है। मैं भी बहुत देर से तुमसे मिलना चाहती थी, लेकिन मेरी सहेलियां जाने का ही नाम नहीं लेती। अपनी सहेलियों के चक्कर में काव्या, तुम मुझे तो नहीं भूल जाओगी ना? सूरज, कैसी बातें करते हो? मेरा जीना मरना केवल तुम्हारे साथ है। तुम सिर्फ मेरे हो और मैं सिर्फ तुम्हारी। तुम मुझे कभी धोखा तो नहीं दोगे ना? तुम मुझसे प्रेम तो करते हो ना सूरज? काव्या, मैं और धोखा? तुम कहो तो मैं नदी में छलांग लगा दूं, पहाड़ों से कूदकर जान दे दूं। और केवल इस जन्म में नहीं, मैंने तो भगवान से तुम्हें 7 जन्म के लिए मांग लिया है। ये नदियाँ, ये पानी, ये पेड़ पौधे हमारे प्रेम के साक्षी है। लेकिन काव्या, तुम कभी अपने पिताजी के कहने पर किसी और से विवाह तो नहीं कर लोगी ना? मैं भी तुमसे यही कहने वाली थी। हमें मिलते हुए बहुत समय हो गया है सूरज, अब हमें विवाह कर लेना चाहिए। काव्या, क्या तुम्हारे पिताजी मान जाएंगे? क्योंकि मेरे पास तुम्हारे जितना धन नहीं है। सूरज, वो मान जाएंगे नहीं, मान गए हैं। वो मुझसे बहुत प्रेम करते हैं। कह रहे थे उनका जो भी है वो सब मेरा ही तो है। काव्या, क्या तुम सच कह रही हो? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। तुमने तो मुझे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी दी है। तो मैं अपने पिताजी को भेज दूं तुम्हारे घर, हमारे विवाह की बात करने के लिए? हाँ, भेज देना। मैं तुम्हें यही खुशखबरी देने आई थी। सूरज, अब मैं चलती हूँ, अंधेरा भी बहुत हो गया है और माँ राह देखती होगी। इतना कहने के बाद काव्या तो चली जाती है। तब पेड़ के पीछे से बरखा आती है और सूरज से कहती है, ओहो, यहाँ तो किसी की विवाह की शहनाइयाँ बजनी शुरू हो गई है। सूरज, मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली है। तुम काव्या से विवाह कर रहे हो, तो क्या मेरे साथ केवल प्रेम का खेल खेल रहे थे? बरखा, बरखा, तुम कैसी बातें करती हो? मैंने प्रेम केवल तुमसे, सिर्फ तुमसे किया है। तुम्हें ही मैं अपनी जीवन संगिनी बनाना चाहता हूँ। मैं तुम्हें रानी की तरह रखना चाहता हूँ। इसलिए मुझे काव्या से... ओहो बरखा, तुम भी ना इतनी सी बात नहीं समझ पाती। मैं पहले उससे विवाह करूंगा और 2-3 दिन में ही उसको मारकर जंगल में फेंक आऊंगा।
इस तरह उसकी सारी जमीन धन मेरे हाथ में आ जाएगा। फिर हम दोनों विवाह कर लेंगे और पूरे जीवन खूब आराम की जिंदगी जिएंगे। मुझे नहीं पता। देखो, मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ और तुमने भी कसमें खाई हैं। तुम मुझे धोखा तो नहीं दोगे ना? अगर तुमने मुझे धोखा दिया तो मैं मर जाऊंगी और तुम्हें भी मार डालूंगी। और हाँ, एक बात हमेशा याद रखना, अगर तुम मेरे नहीं हो सके ना तो मैं तुम्हें किसी का नहीं होने दूंगी। हाँ हाँ मेरी माँ, मैं समझ गया। मैं केवल तुम्हारा ही हूँ। मैंने तो ये योजना सिर्फ तुम्हारे लिए बनाई है। मैं केवल तुमसे ही प्रेम करता हूँ। एक बार विवाह होने के बाद हम दोनों जल्द ही मिल जाएंगे और गांव में जाकर अपना घर बनाएंगे। ठीक है, फिर करो विवाह काव्या से, लेकिन ये काम जल्दी करना पड़ेगा क्योंकि मेरे पिताजी भी मेरा विवाह करने की सोच रहे हैं और मैं किसी और से विवाह करना नहीं चाहती। अब इतना निश्चय करने के बाद सूरज और काव्या का विवाह हो जाता है और वह अपने ससुराल जाती है। और ससुराल में 2 ही दिन बीतने के बाद, सूरज, पीने का पानी खत्म हो गया है, मैं नदी के पास जाकर पानी ले आती हूँ। इतना कहने के बाद काव्या पानी लेने जाती है और सूरज देख लेता है और वो भी उसके साथ चला जाता है। काव्या, तुम कहाँ जा रही हो? पानी भरने? चलो मैं भी साथ चलता हूँ। अब दोनों साथ जा रहे होते हैं। तब आगे नदी के पास उन्हें बरखा भी मिल जाती है। तब काव्या, तू आ गई। नई नवेली दुल्हन, मगर 2 दिन की दुल्हन, क्योंकि तेरा पति प्रेम तो मुझसे करता है। तुझसे तो केवल धन के लिए विवाह किया था। बरखा, क्या कह रही हो ये तुम? सूरज, ये कैसी बातें कर रही है? हाँ काव्या, बरखा सच कह रही है। तुम्हें क्या लगा था मैंने तुमसे प्रेम किया है इसलिए तुमसे विवाह किया? नहीं, मैं तुमसे केवल धन प्राप्त करने के लिए ही विवाह किया था। सूरज, हम यहाँ क्या इसकी बातें सुनने आए हैं क्या? मारो धक्का नदी में इसको। कल तक पता नहीं कितनी कोसों दूर चली जाएगी इसकी लाश। बरखा, तुम ऐसी बातें कर रही हो मेरे लिए? अरे, मैंने तो हमेशा तुम्हें अपनी छोटी बहन समझा था और तुम आज इसके लिए मेरे साथ इतना गलत व्यवहार कर रही हो। इतना कहने के बाद सूरज काव्या को नदी में धक्का मार देता है और 3-4 घंटे तक वे वहीं बैठे रहते हैं। और जब तक उन्हें यकीन हो गया कि काव्या बाहर नहीं निकली और वह अंदर डूब के मर चुकी है, तब सूरज, मुझे बहुत डर लग रहा है। कहीं हमें किसी ने देख तो नहीं लिया होगा ना? बरखा, इतना डरो मत, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। और ये सब बातों को अब तुम भूल जाओ। चलो सूरज, अब बहुत देर हो गई है। मुझे लगता है अब वो बाहर नहीं निकलेगी, पानी में डूब गई होगी। अब हमें भी चलना होगा। अब हम अपने अपने घर चलते हैं और तुम ये बात किसी को बताना मत। हाँ, तुम सही कह रही हो। हम दोनों को कोई साथ में ना देख ले, इसलिए तुम इधर की तरफ और मैं उधर की तरफ से घर चला जाता हूँ। उनके घर जाने के बाद एक साधु जो अदृश्य स्थिति में ये सारा दृश्य देख रहे थे, उन्होंने अपनी जादुई छड़ी नदी में डाली और काव्या को नदी से बाहर निकाला। बाबा, आप कौन हो? आपने मुझे क्यों बचाया? आपने देखा नहीं कैसे मेरे ही पति और मेरी सखी ने मुझे मारना चाहा। बाबा, अब मैं जीना नहीं चाहती और एक धोखेबाज पति के साथ जीकर करूंगी भी क्या?
पुत्री धीरज रखो, यूं आशा नहीं खोती जीने की। तो क्या करूं बाबा, मैंने प्रेम विवाह किया था, मुझे नहीं पता था कि वो धोखा देगा। पुत्री, उसने तुम्हें धोखा दिया तो क्या तुम्हारा दिल नहीं चाहता कि तुम भी उससे बदला लो? बाबा, मैं चाहती तो बहुत कुछ हूँ। मैं उन दोनों को कभी मिलने नहीं देना चाहती। मैं चाहती तो हूँ जिसने मेरे साथ प्रेम का खेल खिलाए, मैं उसके साथ मौत का खेल खेलूं। मैं उन दोनों की जिंदगी में सारी खुशियां छीनना चाहती हूँ। पुत्री, तुम ये सारे काम कर पाओगी, परंतु थोड़ा विश्राम करके, मन से नहीं दिमाग से योजना बना के। मैं तुम्हारा साथ दूंगा पुत्री। मैं तुम्हें इतनी ताकत दूंगा कि तुम्हारे सामने वो टिक नहीं पाएगा। इतना कहने के बाद काव्या विश्राम करने लगती है और उसका दिमाग सूरज से बदला लेने के लिए योजना तैयार करने लगता है। उधर सूरज सारे गांव में ये अफवाह फैला देता है कि काव्या नदी पर पानी भरने गई थी और उसका पैर फिसल गया और वह नदी में डूब गई। अब साधु बाबा ने काव्या को ऐसी शक्ति दे दी कि वो अदृश्य होकर सब कुछ देख सकती है और सुन सकती है। तब एक दिन सूरज नदी के पास से गुजर रहा होता है। तब सूरज, कहाँ जा रहे हो भाई? बाबा, आप कैसे जानते हो मेरा नाम? पुत्र, हम तो तुम्हारे बारे में सब कुछ जानते हैं। क्या क्या कह रहे हैं आप? कुछ बताइए मेरे बारे में। आजकल मन में खुशी के लड्डू फूट रहे हैं। मन चाही कन्या से प्रेम विवाह करना चाह रहे हो ना? बाबा, ये तो आपने 100% सच कह दिया। आप इतना कैसे जानते हो? पुत्र, हमने विद्या सीखी है। हम तो इतना भी बता सकते हैं कि जिस कन्या से तुम विवाह करने वाले हो, वो तुम्हारे लिए दुर्भाग्य लेकर आएगी। विवाह करते ही तुम्हारी मौत लिखी है उसके हाथों से। क्या? परंतु बाबा, मैं उससे बहुत प्रेम करता हूँ। तो तुम विवाह करके देख लो पुत्र। जान जाती है तो जाने दो। तो बाबा, इसका समाधान बताइए ना, मैं तो कहीं का भी नहीं रहा। ये सब कुछ काव्या वहीं अदृश्य होकर देख भी पा रही थी और सुन भी रही थी। पुत्र, तुम उस लड़की से विवाह मत करो। उसे जाकर सारी सच्चाई बता दो। कह दो कि तुम उससे विवाह नहीं कर सकते। अगर मान जाती है तो ठीक, नहीं तो मैं तुम्हारा यही 3 दिन तक इंतजार करूंगा और आगे का रास्ता बताऊंगा। अब सूरज बरखा को मिलने के लिए वहीं नदी के पास बुलाता है। वहां पर साधु बाबा और काव्या अदृश्य रूप में उपस्थित हैं। बरखा, कल मुझे एक साधु बाबा मिले थे। उन्होंने मुझे तुमसे विवाह करने के लिए मना किया है। कह रहे थे कि तुम्हारे भाग्य में दोष है। हमारा विवाह होते ही मैं मर जाऊंगा। सूरज, तुम काव्या के साथ खेल खेल चुके हो, परंतु मेरे साथ तो कोई खेल खेलना ही मत। काव्या जितनी भोली थी, मैं उतनी ही तेज हूँ। अगर तुमने 7 दिन के अंदर मेरे साथ विवाह नहीं किया तो मुखिया जी की बेटी हूँ। सारे गांव में तुम्हें बदनाम ना कर दिया तो मेरा नाम बरखा नहीं। मैं इतनी भोली नहीं जो तुम्हारी चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाऊं, समझे? इतना कहकर बरखा वहां से चली जाती है। तब अब मैं क्या करूं?
मैंने काव्या को मारकर बहुत बड़ा पाप किया है। लगता है वो मुझसे बदला ले रही है। अब सूरज फिर से साधु बाबा के पास जाता है। बाबा, साधु बाबा, आप कहाँ हो? पुत्र, मैं तो तुम्हारे सामने ही हूँ। कहो, क्या हुआ? बाबा, वो नहीं मारी, मुझे धमकी देकर गई है। कहती है 7 दिन के अंदर विवाह कर लो, नहीं तो वो मुझे सारे गांव में बदनाम कर देगी। तो फिर तुम उसे नदी के पास बुलाकर उसे नदी में धक्का देकर मार डालो। बाबा, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मैं ऐसे कैसे मार डालूं? क्या तुमने पहले ऐसे कभी किसी को मारा नहीं? बाबा, आप ये क्या कह रहे हैं? अरे पुत्र, मैं तो ये कह रहा था, अनजाने में हमसे कितने छोटे छोटे जीव जंतु मर जाते हैं, तो क्या हम कोई पाप थोड़ी करते हैं? सोच लेना, चींटी मार डाली। बाबा, आप सही कह रहे हैं। अब मुझे ऐसा ही करना पड़ेगा, क्योंकि बरखा बहुत तेज लड़की है। अब सूरज अपने घर जाते हुए सोचने लगता है। मैंने काव्या को मारकर बहुत बड़ी गलती की है, और फिर मैंने काव्या को बरखा के सामने मारा। वो सारी बातें जानती है। अगर उसने किसी के सामने मेरी सच्चाई खोल दी तो मैं तो कहीं का नहीं रहूंगा। वैसे भी तो मुखिया की बेटी है, उसकी बात पर सारे गांव वाले विश्वास भी जल्दी कर लेंगे। अब तो मुझे जल्दी से बरखा को भी मारना होगा। इतना सोचने के बाद अब सूरज बरखा को मारने की योजना बनाता है और उधर काव्या बरखा से मिलने उसके घर जाती है। काव्या एकदम से उसके सामने आकर उसे चौंका देती है। काव्या, काव्या, तू? तेरा भूत है क्या? मैंने तो नहीं तुझे मारा था। बरखा, मैं जिंदा हूँ, मरी नहीं हूँ। मुझे एक साधु बाबा ने बचा लिया था। क्या? काव्या, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। मुझे पता है तूने मुझे मारने की कोशिश की थी, लेकिन मैं तेरी तरह नहीं हूँ। तुम्हारी जान बचाने आई हूँ। अब सूरज तुझे मारने की योजना बना रहा है। मैं तो बस तुझे सचेत करने आई हूँ। क्या? अब वो मुझे मारेगा? मैं मरने वालों में से नहीं हूँ। सारा गांव इकट्ठा कर दूंगी। देखती हूँ मुझे कैसे मारेगा वो। अब सूरज बरखा को मिलने के लिए नदी किनारे बुलाता है। क्यों बुलाया है मुझे? बरखा, तुम अभी तक नाराज हो? तुमने कहा था ना कि 7 दिन के अंदर विवाह करना है, तो मैंने तुम्हें यही बताने के लिए बुलाया है कि हम कल ही विवाह कर लेंगे। इतना कहते ही सूरज बरखा को नदी में जोर से धक्का देता है। तभी गांव के लोग, मुखिया और सरपंच पेड़ के पीछे से आगे आ जाते हैं और काव्या भी अपने रूप में आ जाती है। अरे अरे, आप सब! सूरज काव्या की तरफ देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है और कहता है, काव्या, काव्या, तुम जिंदा हो? तुम तो नदी में डूब गई थी ना? सूरज, अभिनय करना बंद करो। मैंने पिताजी और गांव वालों को तुम्हारी सारी सच्चाई बता दी है। सूरज, तुमने काव्या को धोखा दिया, उसे मारने की साजिश की और फिर मेरी बेटी बरखा को भी मारने की साजिश की। तुम्हारी यही सजा है कि तुम्हारा सारा धन छीनकर गांव से निकालने का आदेश दिया जाता है। इस गांव में तुम्हारी अगर कोई भी मदद करेगा तो वो भी दोषी मानकर उस पर भी जुर्माना लगाया जाएगा।